एक छोटी सी ऑक्शन की कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी बंगाल में हुई थी, जिसमें राजा भी था, ब्रिटिश कलेक्टर भी था। लेकिन ट्विस्ट ये था कि इसमें असली खरीदार कोई था ही नहीं। और इसी एक इंसिडेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरे सिस्टम को चैलेंज कर दिया। इसी पर्सपेक्टिव के साथ वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम हिस्ट्री को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज हम इस चैप्टर को कोलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड एक कंप्लीट ओवरव्यू में कवर करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स, उनके कॉजेस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। इस चैप्टर को समझने के लिए हम एक जर्नी पर चलेंगे। पहले हम बंगाल के जमींदारों की कहानी देखेंगे, फिर राजमहल के पहाड़ों में पहाड़ियां और संथाल कम्युनिटीज के कॉन्फ्लिक्ट को समझेंगे। उसके बाद डेक्कन में किसानों के कर्ज की प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि इन सब चीजों के बारे में हमें बताने वाले ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का असली सच क्या है। और बिल्कुल एंड में एक क्विक एग्जाम रिकैप, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जर्नी शुरू होती है बंगाल से। ये वो पहला रीजन था जहां ब्रिटिश रूल सबसे पहले एस्टैब्लिश हुआ और यहीं उन्होंने अपने नए नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स के सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स किए। ये है बर्दवान के राजा का पैलेस। इमेजिन कीजिए, साल है 1797 और इनकी जमीनों की नीलामी हो रही है। एक बड़ा पब्लिक इवेंट था। क्यों? क्योंकि राजा ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना रेवेन्यू पे नहीं कर पाए थे। लेकिन इस ऑक्शन में एक बहुत अजीब ट्विस्ट था। ज्यादातर खरीदार राजा के अपने ही एजेंट्स और सर्वेंट्स थे। तो पब्लिकली तो जमीन बिक गई, लेकिन कंट्रोल अभी भी राजा के पास ही रहा। इस एक इंसिडेंट ने कंपनी के सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी को सबके सामने ला दिया। तो आखिर ये सिस्टम था क्या? ये था परमानेंट सेटलमेंट, जो 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हर जमींदार के लिए एक रेवेन्यू अमाउंट परमानेंटली, यानी हमेशा के लिए फिक्स कर दिया। सबसे जरूरी बात यह है कि जमींदार जमीन का मालिक नहीं था, वो बस कंपनी के लिए एक रेवेन्यू कलेक्टर था। उसका काम था गांव से रेंट कलेक्ट करना, कंपनी को उसका फिक्स्ड हिस्सा देना, और जो बच गया वो उसकी इनकम थी। पर यह सिस्टम आते ही फेल होने लगा। कितना बड़ा फेलियर था! आप इस प्रॉब्लम का स्केल इस नंबर से समझो। परमानेंट सेटलमेंट के आने के बाद 75% से ज्यादा जमींदारी इसके हाथ बदल गए। मतलब 3/4 से ज्यादा जमींदार अपनी जमीनें खो बैठे। इतना बड़ा कोलैप्स आखिर हुआ क्यों? इसके पीछे 4 बड़े रीजंस थे। पहला, शुरू में रेवेन्यू डिमांड बहुत ज्यादा हाई रखी गई थी। दूसरा, ये उस टाइम पर इंपोज किया गया जब एग्रीकल्चरल प्राइसेस काफी लो थे, तो किसानों के पास पैसा ही नहीं था। तीसरा, रेवेन्यू इनइलास्टिक था। इसका मतलब फसल अच्छी हो या बुरी, बाढ़ आए या सूखा पड़े, आपको पूरा पैसा देना ही पड़ेगा, नो एक्सक्यूजेस। और चौथा और सबसे स्ट्रिक्ट था सनसेट लॉ। एक फिक्स डेट के सूरज डूबने से पहले पेमेंट करना जरूरी था, वरना नीलामी पक्की। और यहां आता है स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। जमींदार्स ने इस सिस्टम को तोड़ने के लिए एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी बनाई। जब कंपनी उनकी जमीन नीलाम करती, तो जमींदार के अपने ही लोग, अपने ही एजेंट्स उस प्रॉपर्टी को खरीद लेते। फिर वो एजेंट्स परचेज मनी देने से ही मना कर देते। अब कंपनी को मजबूरन उस एस्टेट को दोबारा नीलाम करना पड़ता, और ये प्रोसेस बार बार चलता रहता। एंड रिजल्ट, असली जमींदार का कंट्रोल अपनी जमीन पर बना रहता। इस टेक्निक को कहते थे बेनामी सेल्स। काफी क्लेवर है ना? चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। हम बंगाल से निकलकर चलते हैं राजमहल की पहाड़ियों में। यहाँ की कहानी जमींदारों और कंपनी की नहीं है, बल्कि दो अलग अलग कम्युनिटीज और उनके जीने के तरीकों की टक्कर की है। एक तरफ थी कुदाल यानी हो, और दूसरी तरफ था हल यानी प्लाव। देखते हैं यहाँ कॉलोनियल पॉलिसीज का असर कैसे एक अलग ही रूप लेता है। यहाँ पर 2 कम्युनिटीज थी। एक थे पहाड़ियाज, जो इन पहाड़ों के ओरिजिनल लोग थे। वो कुदाल से शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, जंगल से चीजें इकट्ठा करते थे और प्लेन्स में रेड भी करते थे। उनके लिए जंगल ही उनकी जिंदगी था। दूसरी तरफ थे संथाल्स। उन्हें ब्रिटिश ने एनकरेज किया यहां आकर बसने के लिए। ये लोग हल से सेटल्ड एग्रीकल्चर करते थे। उनके लिए जंगल एक ऐसी चीज थी जिसे साफ करके खेती बाड़ी करनी थी। तो दोनों कम्युनिटीज का जंगल को देखने का नजरिया एकदम ऑपोजिट था। ये देखिए एक संथाल गांव की तस्वीर। ऐसे बसे हुए ऑर्गेनाइज गांव ब्रिटिश लोगों को बहुत पसंद आते थे। उनके लिए यही सिविलाइजेशन थी, एक ऐसी सोसाइटी जो एक जगह टिक कर खेती करती है, जिससे उन्हें रेगुलर रेवेन्यू मिल सके। संथाल्स उनके इस विजन में बिल्कुल फिट बैठते थे। ब्रिटिश पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर था। उनके लिए जंगल वाइल्ड और अनप्रोडक्टिव थे, और जंगल में रहने वाले लोग जैसे पहाड़ियाज उनके लिए सैवेज, अनरूली और प्रिमिटिव थे, जिन पर रूल करना मुश्किल था। इसलिए उनकी पॉलिसी बिल्कुल सिंपल थी।
जंगलों को साफ करो, सेटल्ड एग्रीकल्चर को बढ़ावा दो और रेवेन्यू बढ़ाओ। और इसी पॉलिसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दामिनी को। 1832 में ब्रिटिश ने एक बहुत बड़ा एरिया डिमार्केट करके संथाल्स को दे दिया ताकि वो वहां पर परमानेंटली खेती कर सकें। इसका सीधा असर पहाड़ियाज पर पड़ा। उन्हें और ऊपर पहाड़ों में धकेल दिया गया। इससे आगे चलकर 1855-56 में एक बहुत बड़ा संथाल रिबेलियन भी हुआ। चलिए अब अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और वेस्ट की तरफ चलते हैं, डेक्कन के कंट्री साइड में। देखिए, हर जगह कंपनी का मकसद एक ही था, रेवेन्यू, लेकिन तरीके अलग थे और उनका असर भी। यहाँ की कहानी है कर्ज की, एक ऐसे चक्रव्यूह की जिसमें किसान फंसता ही चला गया। डेक्कन में ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया रैयतवारी सिस्टम। ये बंगाल के परमानेंट सेटलमेंट से बिल्कुल अलग था। यहाँ कंपनी ने जमींदारों से नहीं बल्कि सीधा किसान यानी रेयत से रेवेन्यू डील की। और यहाँ रेवेन्यू परमानेंट नहीं था, बल्कि हर 30 साल में जमीन को रीसर्वे करके बढ़ाया जाता था। फार्मर्स इस सिस्टम ने एक विशेष साइकिल में फंसा दिया। स्टेप 1, रेवेन्यू डिमांड बहुत हाई थी। स्टेप 2, कभी बारिश ना होने से या प्राइसेस गिरने से फसल बर्बाद हो जाती। स्टेप 3, रेवेन्यू चुकाने के लिए किसान को मनी लेंडर से लोन लेना पड़ता। स्टेप 4, वो लोन चुका नहीं पाता और ज़्यादा कर्ज में डूब जाता। और स्टेप 5, अंगूठा लगाकर नए बॉन्ड साइन करते करते आखिर में मनी लेंडर्स उसकी ज़मीन हड़प लेता। ये एक कभी ना ख़त्म होने वाला साइकिल था। और तभी एक ग्लोबल इवेंट ने इस सिचुएशन को और बिगाड़ दिया। 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो गई। इसकी वजह से अमेरिका से ब्रिटेन को कॉटन की सप्लाई बंद हो गई, तो ब्रिटिश ने डेक्कन के किसानों को कॉटन उगाने के लिए इनकरेज किया। अचानक कॉटन के दाम बढ़ गए, किसानों को ईजिली क्रेडिट मिलने लगा, एक बूम आ गया। लेकिन जैसे ही 1865 में वॉर खत्म हुई, कॉटन की डिमांड क्रैश हो गई। किसान फिर से कर्ज में डूब गए और इस फ्रस्ट्रेशन ने आगे चलकर डेक्कन राइट्स को जन्म दिया। तो हमने 3 अलग-अलग एरियाज की कहानियां देखी, लेकिन ये कहानियां हम तक पहुंची कैसे? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के थ्रू। अब हम देखेंगे कि इन सरकारी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें सीखना होगा टू रीड बिटवीन द लाइन्स। ये कोट फ्रांसिस ब्यूकैनन का है, एक ब्रिटिश ऑफिशियल जिसने इन इलाकों का सर्वे किया था। जब उसने संथाल्स द्वारा साफ की गई जमीन देखी तो उसने लिखा कि गुंजुरिया इतनी खूबसूरत और रिच बनाई जा सकती है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। सुनने में कितना पॉजिटिव लगता है ना? पर सवाल ये उठता है, क्या हम इस अकाउंट पर 100% ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या ये पूरी सच्चाई है या इसके पीछे कोई और एजेंडा भी है? चलिए इसको एनालाइज करते हैं। सो द क्रूशल पॉइंट इज, हम नहीं कर सकते। हमें ये याद रखना होगा कि ब्यूकैनन ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एम्प्लॉय था। उसके सर्वेज का मकसद कमर्शियल और पॉलिटिकल था, ये पता लगाना कि ज़मीन से कितना पैसा कमाया जा सकता है। वो ज़मीन को टैक्स और एक्सप्लॉयटेशन की नज़र से देखता था। लोकल लोग उसे सरकार का एजेंट मानते थे और उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब था जंगल साफ करना और लोगों को उनकी जगह से हटाना, जैसे पहाड़ियाज को हटाया गया। इसलिए उसके अकाउंट्स को हमेशा इस कॉन्टेक्स्ट के साथ ही पढ़ना चाहिए। ऑलराइट, अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, एग्जाम क्विक रिकैप। यहां हम सब कुछ समराइज करेंगे ताकि आप एग्जाम्स में कॉन्फिडेंटली आंसर लिख सकें। सबसे पहले ये मास्टर टाइमलाइन दिमाग में बिठा लीजिए। 1793 बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट। उसके बाद 1800 के आसपास सांथाल्स राजमहल आने लगे। फिर 1820s में डेक्कन में रेयतवारी सिस्टम आया और फाइनली 1855-56 में सांथाल रिबेलियन हुआ। ये सीक्वेंस आपको कॉज और इफेक्ट समझने में बहुत हेल्प करेगा। और अब एक परफेक्ट 5 मार्का का फ्रेमवर्क। अगर क्वेश्चन आए कि जमींदार परमानेंट सेटलमेंट में डिफॉल्ट क्यों करते थे, तो आप ये पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। ये पॉइंट एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान से सुनना। पॉइंट 1, वेरी हाई इनिशियल डिमांड। पॉइंट 2, इनफ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें आप सनसेट लॉ और खराब फसल पर भी छूट ना मिलने की बात लिखेंगे। पॉइंट 3, लो एग्रीकल्चरल प्राइसेस। और कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि इन्हीं हाई डिमांड्स और स्ट्रिक्ट रूल्स के कॉम्बिनेशन की वजह से जमींदार का डिफॉल्ट करना ऑलमोस्ट तय था। बस इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दीजिए एंड यू हैव अ परफेक्ट आंसर। हेलो एवरीवन, आपने कभी सोचा है कि हिस्ट्री में एक छोटा सा नो, एक मामूली सा इनकार, एक ऐसी क्रांति की शुरुआत कर सकता है जो दुनिया के सबसे पावरफुल एम्पायर की नींव हिला दे? ये कहानी ऐसी ही एक नए से शुरू हुई, जब सिपाहियों ने नई राइफल कार्ट्रिजेस का इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया और देखते ही देखते उनका ये इनकार एक ऐसी आग में बदल गया जिसने पूरे नॉर्दर्न इंडिया को अपनी लपेट में ले लिया। इसी पर्सपेक्टिव के साथ वेलकम टू नॉर्डी साइड, जहां हम हिस्ट्री को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं।
आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट ओवरव्यू में कवर करेंगे, इवेंट्स, कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारा रोड मैप क्या है। हम शुरू करेंगे विद्रोह की शुरुआत से, फिर देखेंगे कि ये आग फैली कैसे, इसे लीड कौन कर रहा था और सबसे इंपॉर्टेंट, इस गुस्से की असली वजह क्या थी। और हाँ, एंड में हम इन सबको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में समराइज भी करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सेक्शन 1, विद्रोह की शुरुआत। कहानी शुरू होती है मेरठ से और इसका पहला बड़ा मंजिल थी दिल्ली। अब यहां पर जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो है इसकी स्पीड। जस्ट इस टाइमलाइन को देखो, सब कुछ सब कुछ 24 घंटे से भी कम टाइम में हो गया। 10 मई की दोपहर को मेरठ में विद्रोह शुरू होता है। उसी रात सिपाहियों का एक जत्था घोड़ों पर सवार होकर सीधा दिल्ली की तरफ निकल पड़ता है और अगले ही दिन 11 मई की सुबह सुबह वो लाल किले के दरवाजे पर थे, मुगल एम्परर से उनकी इस लड़ाई को लीड करने की मांग कर रहे थे। जस्ट इमेजिन द chaos। और ये थे उस वक्त के मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। अब देखो, शुरू में वो बहुत हेजिटेंट थे, इनफैक्ट वो तो डर गए थे। सोर्सेज बताते हैं कि उनका पहला रिएक्शन इनकार का था। सोचो, वो एक बूढ़े बादशाह थे जिनके पास ना सेना थी ना ही असली ताकत। लेकिन जब सिपाही जबरदस्ती उनके दरबार में घुस आए और उन्हें लीड करने की जिद करने लगे तो उन्हें समझ आ गया कि अब उनके पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है। और दोस्तों, यही था टर्निंग पॉइंट। ये वो मोमेंट है जहां एक म्यूटनी ऑफिशियली एक रिवोल्ट बन जाती है। जैसे ही बहादुर शाह जफर ने भले ही सिर्फ नाम के लिए लीडरशिप एक्सेप्ट की, ये सिर्फ कुछ गुस्साए हुए सिपाहियों का विद्रोह नहीं रहा, ये एक लेजिटिमेट, एक जायज़ क्रांति बन गई। मुगल बादशाह का नाम जुड़ने से पूरे नॉर्थ इंडिया में एक क्लियर मैसेज चला गया कि अब ब्रिटिश राज के खिलाफ एक ऑर्गेनाइज्ड लड़ाई शुरू हो चुकी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड सेक्शन की तरफ। दिल्ली पर कब्जा करना तो सिर्फ एक चिंगारी थी। अब देखते हैं कि ये आग पूरे गैंजेटिक प्लेन्स में, मतलब लखनऊ, कानपुर, बरेली जैसे शहरों में फैली कैसे। अलग अलग कैंटोनमेंट्स में जो विद्रोह हुए उनमें एक बड़ा अजीब सा पैटर्न दिखता है, जिससे साफ लगता है कि इनके बीच में कोई ना कोई कम्युनिकेशन और प्लानिंग तो जरूर थी। एक्शन अक्सर एक सिग्नल से शुरू होता था, जैसे शाम की तोप का चलना या बुगल का बजना। फिर सबसे पहले सिपाही बेल ऑफ आर्म्स पर कब्जा करते थे, जहां सारे हथियार रखे होते थे। इसके बाद सरकारी खजाना लूटा जाता था और आखिर में जेल, पोस्ट ऑफिस, कोर्ट, ब्रिटिश ऑफिसर्स के बंगलो, इन सब बिल्डिंग्स पर हमला करके उन्हें जला दिया जाता था। एक सेट पैटर्न था। और यही चीज इससे इतना बड़ा बनाती है कि ये लड़ाई सिर्फ सिपाहियों तक नहीं रुकी। जैसे ही खबर फैली, शहरों और गांव के आम लोग भी इसमें शामिल हो गए। शाहूकारों और अमीरों को भी टारगेट किया गया, क्योंकि लोग उनको ब्रिटिश रूल का ही हिस्सा मानते थे। तो आप समझ रहे हैं, ये एक सिपाही म्यूटनी से आगे बढ़कर एक पॉपुलर रिबेलियन, एक जन विद्रोह बन चुका था। इस दौरान एक शब्द बहुत कॉमन हो गया था, फिरंगी। ये एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है फॉरेनर। लेकिन 1857 में ये शब्द ब्रिटिश के लिए एक डेरोगेटरी टर्म, एक नफरत भरा शब्द बन गया। विद्रोहियों ने अपने प्रोक्लेमेशंस में, अपने ऐलानों में इस शब्द का बार बार इस्तेमाल किया। क्यों? ताकि हिंदू और मुसलमान, किसान और जमींदार सभी एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ यूनाइट हो सकें। शुरुआती महीनों में, जैसे मई और जून में, ब्रिटिश तो इस विद्रोह का स्केल ही नहीं समझ पाए। उनकी पावर इतनी तेजी से खत्म हुई कि एक ब्रिटिश ऑफिसर ने अपने लेटर में लिखा कि ब्रिटिश रूल ताश के पत्तों के घर की तरह ढह हो गया। ये कोट उस वक्त ब्रिटिश के शौक और रेबल्स की शुरुआती सक्सेस को बिल्कुल साफ दिखाता है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन। तो सवाल यह है कि इतने बड़े, इतने फैले हुए रिवोल्ट को लीड कौन कर रहा था? क्या कोई एक सेंट्रल लीडर था, जैसे बहादुर शाह जफर? चलो पता करते हैं। इसका लीडरशिप स्ट्रक्चर बहुत डाइवर्स था और यही इसकी ताकत भी थी और कहीं ना कहीं कमजोरी भी। एक तरफ कानपुर में नाना साहेब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, आरा में कुंवर सिंह जैसे ट्रेडिशनल रूलर्स थे। फिर अवध के तालुकदार्स थे जिनकी जमीनें छीन ली गई थी। इनके अलावा शाहमाल जैसे लोकल लीडर्स ने यूपी के गांव वालों को ऑर्गेनाइज किया और छोटा नागपुर में गोनू जैसे ट्राइबल लीडर्स ने अपने लोगों को। यहां तक कि फकीर और मौलवी भी आगे आए और इन सब की नींव थे आम लोग, सिपाही, किसान और कारीगर, जिनके बिना ये रिवोल्ट पॉसिबल ही नहीं था। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे क्रूशियल हिस्से पर, सेक्शन 4, गुस्से की असली वजह। ये सब आखिर हुआ क्यों? वो कौन सी बातें थीं जिनके कारण इतना गुस्सा, इतनी नफरत लोगों के अंदर पैदा हो गई थी? सोचो, क्या इतना बड़ा विद्रोह जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान दांव पर लगा दी, सिर्फ एक ग्रीस्ड कार्ट्रिज की वजह से हो सकता है? बिल्कुल नहीं। कार्ट्रिज तो सिर्फ वो आखिरी चिंगारी थी जिसने उस बारूद को आग लगा दी जो सालों से धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा था। असली वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी थी।
एक बहुत बड़ा रीज़न था 1856 में अवध का एनेक्सेशन। जब ब्रिटिश ने वहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर कलकत्ता भेज दिया तो अवध के लोगों को लगा जैसे उनके शहर की जान ही चली गई हो। ये कोट उसी दर्द को बयान करता है। नवाब सिर्फ एक रूलर नहीं थे, वो वहाँ के कल्चर का, उनकी पहचान का सेंटर थे और उनका जाना लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इमोशनल ब्लो था। अवध की एनेक्सेशन का एक और बहुत बड़ा असर हुआ वहाँ के तालुकदार्स पर। अब ये तालुकदार्स कौन थे? ये तालुकदार्स प्री ब्रिटिश टाइम्स में अवध के लैंडेड मैग्नेट्स यानी बड़े जमींदार थे। उनके पास जमीन थी, किले थे और अपनी छोटी मोटी सेना भी हुआ करती थी। बेसिकली वो अपने इलाके के छोटे मोटे राजा थे। आप ये नंबर स्क्रीन पर देखिए। ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, ये तालुकदार्स की पावर का पूरा कोलैप्स दिखाता है। ब्रिटिश आने से पहले अवध के 67% गांव तालुकदार्स के कंट्रोल में थे, लेकिन 1856 के समरी सेटलमेंट के बाद ब्रिटिश ने उनसे ज़मीनें छीनकर ये नंबर सिर्फ 38% पर ला दिया। उनकी पावर, उनकी इज्जत, सब कुछ एक झटके में ख़त्म कर दिया गया। इसलिए जब विद्रोह शुरू हुआ तो ये तालुकदार सबसे पहले उसमें शामिल हुए। तो यहाँ पर क्रूशियल पॉइंट है ये लिंक, और यही वो कनेक्शन है जो इस रिवॉल्ट को इतना पावरफुल बनाता है। बंगाल आर्मी के ज्यादातर सिपाही अवध और ईस्टर्न यूपी के गांव से आते थे, इसलिए उन्हें पेजेंट्स इन यूनिफॉर्म भी कहा जाता था, यानी यूनिफॉर्म पहने हुए किसान। जब कोई सिपाही छुट्टी पर अपने गांव जाता था तो वो वहां अपने परिवार का दुख दर्द देखता था, बढ़ता हुआ टैक्स देखता था, तालुकदार्स की बेइज्जती देखता था, और जब वो वापस कैंटोनमेंट आता था तो वो सारा गुस्सा उसके साथ आता था। इस तरह सिपाही का गुस्सा गांव का गुस्सा बन गया। चलिए अब हम अपने 5वें सेक्शन पर आते हैं। हमने देखा कि गुस्सा क्यों था, लेकिन इस गुस्से के अलावा क्या उनके पास कोई पॉजिटिव विजन था? वो ब्रिटिश को हटाकर कैसा इंडिया चाहते थे? रेबल्स के जो प्रोक्लेमेशंस या इश्तिहार मिले हैं उनमें एक चीज़ बिल्कुल साफ दिखती है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर ज़बरदस्त जोर। बहादुर शाह के नाम से जारी हुए आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन में मोहम्मद और महावीर दोनों का नाम लिया गया। वो प्री ब्रिटिश मुगल एरा को ग्लोरीफाई कर रहे थे, जहां उनके हिसाब से सब मिलजुल कर रहते थे। दूसरी तरफ ब्रिटिश ने इस यूनिटी को तोड़ने की पूरी कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल, बरेली में उन्होंने 50,000 रुपये खर्च किए ताकि हिंदू जमींदारों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा सके, लेकिन विद्रोह के दौरान उनकी ये चाल पूरी तरह फेल हो गई। चलिए अब सब कुछ कंसोलिडेट करते हैं और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इसको फाइनल टच देते हैं। अगर आपके एग्जाम में 1857 रिवोल्ट के कॉजेज पर एक 5 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपको इसे कैसे स्ट्रक्चर करना है? एक परफेक्ट आंसर के लिए इन 5 हेडिंग्स को जरूर यूज करें। नंबर 1, इमीडिएट कॉज। यहां आप लिखिए ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस के बारे में, जिससे सिपाहियों को लगा कि उनका धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। नंबर 2, पॉलिटिकल कॉज। इसमें एनेक्सेशन ऑफ अवध का पॉइंट सबसे स्ट्रांग है। 3, इकोनॉमिक कॉज। इसमें लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज और तालुकदार्स की जमीनें छीनने का जिक्र कीजिए। 4, सोशो रिलीजियस कॉज। लोगों में यह डर कि ब्रिटिश उन्हें क्रिश्चियन बना रहे हैं और उनके कस्टम्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। और फाइनली मिलिट्री कॉज, सिपाहियों की अपनी शिकायतें जैसे कम सैलरी, छुट्टी न मिलना और रेशियल अब्यूज। इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कीजिए एंड आई प्रॉमिस यू विल हैव अ सॉलिड आंसर। तो इस एक्सप्लेनर को हम इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर 1857 का विद्रोह सक्सेसफुल हो जाता तो क्या मुगल रूल कंटिन्यू होता? क्या इंडिया छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स में बढ़ जाता या फिर एक नई यूनाइटेड पावर बनती? इसके बारे में जरूर सोचना। नेक्स्ट एक्सप्लेनर में मिलते हैं। थैंक यू। क्या आपने कभी सोचा है कि एक लॉयर जो इंडिया से लगभग 20 साल दूर था, वो 1915 में वापस आकर अचानक से फादर ऑफ द नेशन कैसे बन गया? इसी पर्सपेक्टिव के साथ वेलकम टू नर्डी साइट, जहां हम हिस्ट्री को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट ओवरव्यू में कवर करेंगे, इवेंट्स, कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का चैप्टर रोड मैप। हम गांधी जी के इंडिया आने से शुरुआत करेंगे, फिर उनके शुरुआती लोकल आंदोलनों को देखेंगे और फिर आगे बढ़ते हुए उनके बड़े नेशनल मूवमेंट्स जैसे नॉन कोऑपरेशन और दांडी मार्च को समझेंगे। और एंड में हम ये भी देखेंगे कि एग्जाम के लिए हिस्ट्री को पढ़ना कैसे है। तो आइए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, गांधी की वापसी। सोचो, साल है 1915। एक इंसान, मोहनदास करमचंद गांधी, लगभग 20 साल बाद साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटते हैं। और ये सिर्फ एक जर्नी नहीं थी, ये एक ऐसे लीडर की वापसी थी जो इंडिया की किस्मत को, उसकी डेस्टिनी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और आप देखो उनका ट्रांसफॉर्मेशन कितना जबरदस्त था। एक तरफ साउथ अफ्रीका में एक वेल ड्रेस्ड प्रोफेशनल लॉयर और दूसरी तरफ इंडिया में वही इंसान एक सिंपल सी धोती में। क्यों? ताकि वो देश के आम आदमी से गरीब इंसान से जुड़ सके। जैसा कि हिस्टोरियन चंद्रन देवानेसन ने कहा भी है,
साउथ अफ्रीका वॉज द मेकिंग ऑफ द महात्मा। उनका जो सबसे बड़ा हथियार था ना, सत्याग्रह, वो उन्होंने वहीं साउथ अफ्रीका में ही तैयार किया था। ओके, सो जब गांधी जी इंडिया वापस आए तो यहाँ का पॉलिटिकल सीन कैसा था? इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो उस टाइम की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, वो बेसिकली 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। एक तरफ थे एक्सट्रीमिस्ट्स या गरम दल। इनके लीडर्स थे लाल बालपाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल। उनका कहना था हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। फिर दूसरी तरफ थे मॉडरेट्स या नरम दल। इनके लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये सोचते थे कि आज़ादी धीरे धीरे परसुएसिव मेथड से लेनी चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि गोखले ही गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। तो गोखले ने गांधी जी को एडवाइस दी कि पहले पूरा इंडिया घूमो, देश को समझो। गांधी जी ने 1 साल तक ट्रैवल किया और फिर 1916 में उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग सेरेमनी में अपनी पहली बड़ी पब्लिक स्पीच दी। सोचो, स्टेज पर कौन था? राजा महाराजा, बड़े बड़े रिच लीडर्स। और गांधी जी ने उन्हीं लोगों को चैलेंज कर दिया। उन्होंने साफ साफ बोला, देयर इज नो सैल्वेशन फॉर इंडिया अनलेस यू स्ट्रिप योरसेल्फ ऑफ दिस ज्वेलरी। मतलब देश का भला तब तक नहीं होगा जब तक आप अमीर लोग इन किसानों और गरीबों के लिए काम नहीं करते। ये एक जबरदस्त डिक्लेरेशन था कि अब नेशनलिज्म आम आदमी का होगा। अब बात सिर्फ स्पीच की नहीं थी, उन्हें अपने आइडियाज को एक्शन में लाना था। और मौका जल्द ही मिल गया। अगले 2 सालों में 1917 से 1918 के बीच गांधी जी ने अपने सत्याग्रह के हथियार को 3 लोकल आंदोलनों में टेस्ट किया। ये उनकी ट्रेनिंग ग्राउंड थी। और इनका एक पैटर्न था बहुत इंटरेस्टिंग। देखो, स्टेप 1 1917 में चंपारण, बिहार, वहां वो इंडिगो फार्मर्स के लिए लड़े। स्टेप 2 1918 अहमदाबाद, यहां उन्होंने टेक्सटाइल मिल वर्कर्स के लिए प्रोटेस्ट किया। स्टेप 3 फिर से 1918 खेड़ा, यहां वो पेजेंट्स के लिए लड़े जिनकी फसल खराब हो गई थी। अब पैटर्न नोटिस कर रहे हो? पहले किसान, फिर मजदूर, फिर किसान। इन 3 सक्सेसफुल सत्याग्रहs ने गांधी जी की इमेज पूरे देश में एक ऐसे लीडर की बना दी जो गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए लड़ता है। तो देखो, इन लोकल सक्सेसेस से गांधी जी की रेपुटेशन तो बन गई, लेकिन अभी तक वो एक रीजनल लीडर थे। अब टाइम था एक नेशनल लीडर बनने का। और इसका ट्रिगर, इसकी वजह ब्रिटिशर्स ने खुद ही दे दी। साल था 1919 और वो ले आए रॉलेट एक्ट। यही वो मोमेंट था जिसने गांधी को एक नेशनल हीरो बना दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुककर इस वर्ड को अच्छे से समझ लेते हैं। सत्याग्रह, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सत्याग्रह का मतलब सिर्फ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं है। इसका लिटरल मीनिंग है सत्य का आग्रह या होल्डिंग ऑन टू ट्रूथ। इसका आइडिया ये था कि आपको इनजस्टिस के सामने नॉन कॉपरेशन और पीसफुल तरीकों से सामने वाले पर इतना मॉरल प्रेशर डालना है कि उसका ज़मीर जाग जाए और वो सच को एक्सेप्ट कर ले। इट्स अ वेपन ऑफ ट्रूथ। तो आखिर ये रॉलेट एक्ट था क्या जिससे इतना गुस्सा फैला? सिंपल शब्दों में, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम ब्रिटिशर्स ने कुछ इमरजेंसी पावर्स लगाए थे, जैसे प्रेस को कंट्रोल करना और किसी को भी बिना ट्रायल के, बिना सुनवाई के जेल में डाल देना। अब ये रॉलेट एक्ट उन्हीं पावर्स को परमानेंट बना रहा था। सोचो, ये तो सीधा सीधा लोगों के फंडामेंटल राइट्स पर अटैक था। नेचुरली पूरा देश गुस्से में था। और इसी गुस्से को चैनल करने के लिए गांधी जी ने कॉल दिया एक नेशन वाइड रॉलेट सत्याग्रह का। और पूरा देश उठ खड़ा हुआ। स्कूल्स, कॉलेजेस, दुकानें सब बंद। पूरे देश में हड़ताल्स हुई। प्रोटेस्ट सबसे ज्यादा इंटेंस थे पंजाब में, जहां सिचुएशन इतनी बिगड़ी कि जलियांवाला बाग का ब्रूटल मैसेकर हुआ। लेकिन इस मूवमेंट ने एक चीज साबित कर दी। पहली बार पूरा इंडिया एक साथ एक लीडर के पीछे खड़ा था। एंड दैट्स द मोमेंट। ये वो मोमेंट था जिसने गांधी को एक ट्रूली नेशनल लीडर बना दिया। रॉलेट सत्याग्रह की सक्सेस के बाद गांधी जी को समझ आ गया कि देश तैयार है। तो उन्होंने अगला और बड़ा स्टेप प्लान किया, और वो था नॉन कोऑपरेशन। मतलब अंग्रेजों के साथ किसी भी तरह का कोऑपरेशन, किसी भी तरह का सहयोग बंद कर देना। और इस मूवमेंट को और पावरफुल बनाने के लिए उन्होंने इसे खिलाफत इशू से जोड़ दिया। सो ये खिलाफत मूवमेंट क्या था? देखो, टर्की का जो सुल्तान था वो पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स के लिए एक स्पिरिचुअल लीडर, एक खलीफा माना जाता था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिश ने उनकी पोस्ट ही खत्म कर दी। इससे इंडिया के मुस्लिम्स, स्पेशली अली ब्रदर्स जो इस मूवमेंट के लीडर्स थे, बहुत नाराज थे। गांधी जी ने इसमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखी। उन्हें लगा ये परफेक्ट मौका है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। अगर ये दोनों कम्युनिटीज एक साथ आकर ब्रिटिश के खिलाफ खड़ी हो जाएं तो उनकी हुकूमत की नींव हिल जाएगी। तो अब सवाल ये है कि नॉन कोऑपरेशन का आखिर मतलब क्या था? जमीन पर क्या हो रहा था?
वेल, इट वॉज ह्यूज। स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस जाना छोड़ दिया, लॉयर्स ने कोर्ट जाना बंद कर दिया। सिर्फ 1921 में 396 स्ट्राइक्स हुई, जिसमें 6 लाख से ज्यादा वर्कर्स थे। गांव में किसानों ने टैक्स देने से इनकार कर दिया। जंगल में रहने वाले हिल ट्राइब्स ने फॉरेस्ट लॉज तोड़ दिए। बेसिकली इसका मतलब था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हर तरह का एसोसिएशन खत्म कर दो। द गोल वाज सिंपल, टू ब्रिंग द एडमिनिस्ट्रेशन टू अ हॉल्ट। लेकिन 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट में वायलेंस हो गई और गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। उसके बाद कुछ साल शांति रही, गांधी जी सोशल वर्क में लग गए। पर 1930 आते आते देश फिर से एक बड़े आंदोलन के लिए रेडी था। अब टाइम था फाइनल पुश का। डांडी मार्च से लेकर क्विट इंडिया तक ये आज़ादी की आखिरी लड़ाई थी। इस फाइनल पुश की शुरुआत हुई इस आइकॉनिक मूवमेंट से। लुक एट दिस पिक्चर। ये साबरमती रिवर का किनारा है। 1930, हजारों लोग एक मार्च के लिए तैयार, दांडी मार्च। ये सिर्फ नमक के लिए एक मार्च नहीं था, नो वे। ये ब्रिटिश एम्पायर की वेरी फाउंडेशन पर एक डायरेक्ट चैलेंज था। उन्होंने उस कानून को तोड़ने का फैसला किया जो सबसे बेसिक चीज, नमक पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को मोनोपोली देता था। और यहीं से शुरू हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो एक बार जल्दी से इस पूरी जर्नी को इस टाइमलाइन पर रिकैप करते हैं। देखो, 1915 में गांधीज रिटर्न, 1917 चंपारण लोकल स्ट्रगल स्टार्ट, 1919 रॉलेट सत्याग्रह, ही बिकम्स अ नेशनल लीडर, 1921 नॉन कोऑपरेशन, पूरा देश एक साथ, 1930 डांडी मार्च यानी सिविल डिसोबीडियंस, और फाइनली 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, द फाइनल कॉल। ये सीक्वेंस आपके एग्जाम के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है, इसको अच्छे से याद कर लेना। ओके, तो हमने पूरी स्टोरी तो समझ ली, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, हम ये सब जानते कैसे? हमें कैसे पता कि उस टाइम क्या हुआ था? अब हम थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करेंगे और एग्जाम के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आएंगे कि हिस्टोरियंस इन सब चीज़ों को, इस पूरी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। वेल, इसके लिए हिस्टोरियंस अलग अलग तरह के सोर्सेज यूज करते हैं, जैसे पब्लिक राइटिंग्स और स्पीचेस जो लीडर्स देते थे, फिर उनके प्राइवेट लेटर्स और ऑटोबायोग्राफीज जिससे उनके पर्सनल थॉट्स पता चलते हैं। तीसरा, गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और पुलिस रिपोर्ट्स, और चौथा, उस टाइम के न्यूज़पेपर्स। ये सब मिलकर हमें एक पिक्चर देते हैं। और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। देखो, एक ही इवेंट के बारे में 2 अलग अलग सोर्सेस बिल्कुल अलग कहानी बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्राइवेट लेटर में आपको लीडर के असली थॉट्स, उसके डर, उसकी उम्मीदें मिलेंगी। वहीं उसी इवेंट पर एक पुलिस रिपोर्ट गवर्नमेंट के डर को दिखाएगी कि कंट्रोल हाथ से जा रहा है। तो एक हिस्टोरियन का काम क्या है? इट्स लाइक बीइंग अ डिटेक्टिव। आपको सारे क्लूज को, सारे सोर्सेज को क्रिटिकली देखना पड़ता है, तभी आप सच के करीब पहुंच सकते हो। ऑलराइट, अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका आप सबको इंतजार रहता है, द एग्जाम कॉर्नर। मान लो एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन आ गया इस चैप्टर से, तो एक परफेक्ट हाई स्कोरिंग आंसर कैसे लिखना है, चलो इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। ये 5 स्टेप स्ट्रक्चर हमेशा फॉलो करना। स्टेप 1, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करो। स्टेप 2, कॉजेस, बताओ कि वो इवेंट हुआ क्यों। स्टेप 3, द इवेंट, पूरे इवेंट को सीक्वेंस में अच्छे से डिस्क्राइब करो। स्टेप 4, कॉन्सिक्वेंसेस, उसके इमीडिएट और लॉन्ग टर्म असर क्या हुए। और फाइनली स्टेप 5, कंक्लूजन, जिसमें आप उस इवेंट की सिग्निफिकेंस को समराइज करते हो। ट्रस्ट मी, ये एक फूल प्रूफ फॉर्मूला है। इसको यूज करोगे तो कोई पॉइंट मिस नहीं होगा और आप फुल मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो इससे पहले कि हम रैप अप करें, एक क्विक रिकैप हो जाए। इस चैप्टर के की टेकअवेज क्या हैं? नंबर 1, गांधी जी ने नेशनलिज्म को एक मास मूवमेंट बना दिया। नंबर 2, उनके 2 मेन हथियार थे, सत्याग्रह और नॉन कोऑपरेशन। नंबर 3, मेजर मूवमेंट्स का सीक्वेंस याद रखना, रॉलेट, नॉन कोऑपरेशन, दांडी मार्च एंड क्विट इंडिया। नंबर 4, हिंदू मुस्लिम यूनिटी उनका एक बहुत बड़ा गोल था। और 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हिस्ट्री को हमेशा अलग अलग सोर्सेस से देखो। तो चलिए इस सेशन को एक आखिरी सवाल के साथ एंड करते हैं। गांधी जी ने देश को आज़ादी तो दिलाई, पॉलिटिकल फ्रीडम, लेकिन उनके लिए स्वराज का मतलब सिर्फ इतना नहीं था। उनके स्वराज का असली मतलब था सेल्फ रूल, अपने मन पर, अपनी आदतों पर राज। तो सोचिए इस बारे में, क्या हम उनके स्वराज के उस असली मतलब को आज जिंदा रख पाए हैं? सोचो, आपको एक काम दिया गया है। आपको 30 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए एक रूल बुक लिखनी है, एक ऐसे देश के लिए जो अभी अभी आजाद हुआ है, लेकिन आजादी की खुशी के साथ साथ उसने इतिहास का सबसे भयानक बंटवारा भी देखा है। कहां से शुरू करेंगे आप?
यही वो सिचुएशन थी जिसमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे। सोचो, एक तरफ 15 अगस्त 1947 का जश्न, एक नए फ्यूचर की उम्मीद, और ठीक उसी पल दूसरी तरफ पार्टीशन का दर्द, नफरत और वायलेंस का अंधेरा। और इसी कॉन्फ्लिक्ट, इसी टेंशन के बीच एक नए इंडिया का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा था। इसी पर्सपेक्टिव के साथ वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम हिस्ट्री को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज हम इस चैप्टर को, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, एक कंप्लीट ओवरव्यू में कवर करेंगे, इवेंट्स, कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। तो आज का हमारा गेम प्लान क्या है? देखो, सबसे पहले हम उस तूफानी दौर में चलेंगे जब आज़ादी मिली। फिर हम समझेंगे कि इस महान कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद कैसे रखी गई। इसके बाद हम असेंबली के अंदर की कुछ जोरदार आवाज़ें सुनेंगे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। फिर एकदम क्लियर टाइमलाइन से सारे इवेंट्स को जोड़ेंगे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में टॉप स्कोरिंग आंसर्स लिखने के प्रो टिप्स क्या हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, आज़ादी का तूफानी दौर। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन हालातों में बनाया गया था, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे ना, उनके दिमाग में आज़ादी की खुशी से ज़्यादा ऐसी तस्वीरें थीं। पार्टीशन के दंगे, लाखों लोगों का डिस्प्लेसमेंट, जलते हुए घर, ये सब उनकी आंखों के सामने हो रहा था। देश आग के दरिया से गुजर रहा था। और चैलेंजेस एक नहीं, कई थे। सबसे पहला तो था पार्टीशन का वायलेंस। उसके बाद लाखों रेफ्यूजीज जो अपना सब कुछ खोकर बॉर्डर के इस पार आ रहे थे, उन्हें बसाना एक मैसिव क्राइसिस था। फिर आते थे प्रिंसली स्टेट्स, 500 से भी ज़्यादा नवाब और महाराजा जिनको ब्रिटिश ने आज़ाद छोड़ दिया था, और उनमें से कई अपना अलग देश बनाने का सपना देख रहे थे। और इन सब के नीचे हमारी सोसाइटी में जाति और क्लास के नाम पर हजारों साल पुरानी गहरी दरारें थीं। इन सब प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन था, एक स्ट्रॉन्ग, वेल थॉट आउट कॉन्स्टिट्यूशन। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इस केयास के बीच देश को जोड़ने वाला डॉक्यूमेंट बना कैसे? आते हैं हमारे सेकंड सेक्शन पर, कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद। इस काम में कोई जल्दी नहीं की गई। ये कोई छोटा काम नहीं था। दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। सोचो, लगभग 3 साल तक देश का फ्यूचर एक एक लफ्ज सोचा गया, समझा गया और लिखा गया। और इन 3 सालों में हुआ क्या? नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज द शेयर स्केल ऑफ दिस टास्क। जरा सोचिए, टोटल 11 सेशंस हुए, जिनके लिए असेंबली 165 दिन बैठी, दिन रात घंटों तक डिबेट्स होती थी। ये सच में एक हर्क्यूलियन टास्क था। और ये सारा काम किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ये लोग थे इंडिया के आर्किटेक्ट्स। इस असेंबली में हर ड्राफ्ट को, हर प्रपोजल को क्लॉज बाय क्लॉज, लाइन बाय लाइन डिस्कस किया जाता था। एक एक शब्द पर बहस होती थी ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई कमी न रह जाए। लेट्स मूव ऑन। सेक्शन 3, असेंबली के अंदर की आवाजें। ये इस चैप्टर का दिल है, इसकी आत्मा है। अब हम देखेंगे कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट डिबेट्स थी जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उसकी वैल्यूज दी। असेंबली में एक बड़ा सवाल उठा। जब हम माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं तो हम किन के बारे में बात कर रहे हैं? क्या सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ या फिर कोई और भी है? तब एक आवाज उठी एनजी रंगा की। उन्होंने कहा, द रियल माइनॉरिटीज आर द मासेस ऑफ दिस कंट्री। उन्होंने पूरी डिबेट का पर्सपेक्टिव ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि असली माइनॉरिटी तो इस देश के गरीब लोग हैं, वो गांव वाले हैं जिनका सदियों से शोषण हो रहा है। रंगा के हिसाब से रियल माइनॉरिटीज वो थे जो गरीब थे, जो दबाए जा रहे थे, वो लोग जो जमींदारों और साहूकारों के शोषण का शिकार थे, वो लोग जिनके पास बेसिक एजुकेशन तक नहीं थी। उनके लिए लड़ाई सिर्फ रिलीजन की नहीं, क्लास की थी, इकोनॉमिक जस्टिस की थी। और इसी सोच ने आगे चलकर हमारे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को शेप किया। फिर एक और जोरदार आवाज आई। आदिवासी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे जयपाल सिंह। उन्होंने कहा, सर, अगर हिंदुस्तान में किसी ग्रुप के साथ सबसे बुरा बर्ताव हुआ है तो वो मेरे लोग हैं। उन्हें पिछले 6000 सालों से निगलेक्ट किया गया है, डिस्ग्रेसफुली ट्रीट किया गया है। ये शब्द आने वाले कॉन्स्टिट्यूशन की नींव में पत्थर बन गए। जयपाल सिंह ने बदले की बात नहीं की। उन्होंने एक नए चैप्टर की मांग की, आज़ाद इंडिया का एक ऐसा चैप्टर जहां सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले, जहां किसी को भी पीछे न छोड़ा जाए। और इसी तरह की आवाज़ों ने ये पक्का किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूसिव हो और इसमें रिजर्वेशंस जैसे प्रोटेक्टिव मेजर्स शामिल किए जाएं। ऑलराइट, लेट्स मूव टू सेक्शन 4, टाइमलाइन और मुख्य बातें। चलिए
अब इन सारी घटनाओं को एक क्लियर टाइमलाइन में फिट करते हैं ताकि आपको सीक्वेंस हमेशा याद रहे। कहानी शुरू होती है दिसंबर 1946 में, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार मिलती है। बीच में अगस्त 1947 में देश आज़ाद होता है और पार्टीशन का ट्रॉमा झेलता है। ये प्रोसेस चलता रहता है और नवंबर 1949 तक सारे फाइनल ड्राफ्ट्स पर काम पूरा हो जाता है और फिर वो हिस्टोरिकल दिन आता है। दिसंबर 1949। ये वो पल था जब 3 साल की मेहनत, बहस और सपनों को कागज पर उतारकर साइन किया गया। This image brilliantly illustrates the culmination of that entire struggle. एक नए देश का विजन ऑफिशियली डॉक्यूमेंट हो गया। इतनी बड़ी अचीवमेंट को समझना एक बात है और उसे एग्जाम में अच्छे से लिखना दूसरी। तो चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, जो आपको फुल मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। सेक्शन 5, एग्जाम में टॉप आंसर्स। अपने आंसर में इन कीवर्ड्स को जरूर यूज करना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पार्टीशन, प्रिंसली स्टेट्स। एक इंपॉर्टेंट टर्म है ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। ये वो डॉक्यूमेंट था जिसे नेहरू जी ने पेश किया था, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के एम्स ऑफ फिलॉसफी की नींव रखी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, एनजी रंगा का कॉन्सेप्ट रियल माइनॉरिटीज और जयपाल सिंह की डिमांड फॉर आदिवासी राइट्स। ये कीवर्ड्स एग्जामिनर को बताते हैं कि आपने चैप्टर को गहराई से समझा है। और अगर 5 मार्कर क्वेश्चन आता है तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन है व्हाट वर द चैलेंजेस इन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कैसे लिखोगे? स्टेप 1, इंट्रो। The framing of the Indian Constitution was a monumental task undertaken amidst the turmoil of partition. Step 2, point 1, explain the violence and refugee crisis. Step 3, point 2, explain the problem of princely states. Step 4, point 3, explain the challenge of social divisions. और यहाँ NG रंगा का point डाल सकते हो. Step 5, conclusion. Thus, the Constitution was designed as a solution to these diverse and complex challenges. बिल्कुल perfect answer बनेगा। तो एक क्विक रिकैप। देश ने पार्टीशन का तूफान देखा। उस तूफान से निकलने के लिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी। असेंबली में जबरदस्त डिबेट्स हुई, अलग अलग आवाजें सुनी गईं। उन डिबेट से सोल्यूशन निकला और उस सोल्यूशन का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सिंपल। और अब आपके लिए एक सवाल। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्यूचर के लिए लिखा गया था, लेकिन क्या 75 साल से भी ज़्यादा समय के बाद आज इसकी वैल्यूज़, इसके आइडियल्स उतने ही रेलेवेंट हैं? इस पर सोचना ज़रूर। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।